प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने कारक का सामान्य परिचय लिया था और आज हम प्रत्येक कारक की डिटेल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक के बारे में। चलो इनकी परिभाषा देख लिखिए। क्रिया को संपादित करने वाले कारक को क्रिया को संपादित करने वाले कारक को कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आप लिखिए, अध्यापक लिख रहा है या विद्यार्थी पढ़ रहा है या शीला गा रही है। यहाँ शीला गा रही है, जिसमें गाने की क्रिया है शीला के द्वारा की जा रही है, इस कारण से यहाँ शीला में कर्ता कारक होगा। अब देखिए, कर्ता कारक की पहचान के विशेष नियम। पहचान के, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कारक की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, एग्जाम के अंदर वाक्य पूछा जाएगा और उसमें कारक का कौन सा भेद है, और कारक का भेद जानने के लिए प्रत्येक कारक की पहचान करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। उन नियमों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कर्ता कारक को पहचानने की कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि इस वाक्य के अंदर कर्ता कारक है। तो सबसे पहला नियम, ने परसर्ग का प्रयोग। इससे पूर्व वाली वीडियो में हमने पढ़ा भी था और सारणी के द्वारा समझा भी था कि कारक के साथ कौन सा परसर्ग आता है। तो यहाँ कर्ता के साथ ने परसर्ग रहता है। तो अब कौन सी स्थितियां होगी जिनके साथ ने परसर्ग रहेगा और कौन सी स्थितियां होगी जिनके साथ ने परसर्ग नहीं रहेगा, उसके बाद भी कर्ता कारक रहेगा। तो ऐसी दो स्थितियां होती है। एक तो स्थिति रहेगी कि जब कर्ता के साथ ने परसर्ग होगा तो वहाँ कोई डाउट होगा ही नहीं, अपने आप को सीधा ही वहाँ कर्ता कारक होगा। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी जहाँ कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं रहेगा और उसके बाद भी वहाँ कर्ता कारक होगा। तो उनको जानने का प्रयास करते हैं, ऐसी कौन सी स्थितियां होगी जिनके साथ कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं रहेगा। तो सबसे पहला देखिए नियम, ने परसर्ग का पहला नियम, यदि क्रिया सकर्मक और यदि क्रिया सकर्मक और भूतकाल में हो तो कर्ता के साथ ने परसर्ग रहेगा। देखिए पहला नियम क्या कहता है कर्ता का, कि यदि क्रिया सकर्मक और वह क्रिया भूतकाल में है तो कर्ता के साथ ने परसर्ग रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं, मुख्य उदाहरण देखिए इनके। शीला ने अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ा। अब यहां देखिए, शीला यहां करता है, अखबार यहां कर्म दिया गया है और यहां पढ़ा ये क्रिया है। तो आप देखिए इस वाक्य के अंदर जो दिया गया एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है और उसके साथ ये वाक्य है वो सामान्य भूतकाल का है। और नियम ये कहता है कि यदि क्रिया सकर्मक और भूतकाल में है तो कर्ता के साथ ने परसर्ग अवश्य दिया जाएगा। जैसे यहाँ एक उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया है, सीता ने अखबार पढ़ा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं यहाँ, किसान ने मचान का निर्माण किया था। इस वाक्य को आप देखिए, किसान ने मचान का निर्माण किया था, ये वाक्य भी
भूतकाल का ही है और भूतकाल में देखा जाए तो पूर्ण भूतकाल का है। और यहाँ जो कर्ता है वो आपके किसान है और निर्माण किसका किया है, मचान का निर्माण किया गया है। तो इस कारण से ये क्रिया आपके सकर्मक है और सकर्मक में भी काल आपको भूतकाल का दिया गया है। इस कारण से यहाँ इस स्थिति में कर्ता के साथ ने परसर्ग रहेगा। तो पहली स्थिति है कि यदि क्रिया सकर्मक और भूतकाल में है तो कर्ता के साथ ने परसर्ग अवश्य रहेगा। अब चलो दूसरी स्थिति है कि कर्ता के साथ ने परसर्ग कौन सी स्थिति में नहीं रहेगा। देखिए नियम सेकंड, यदि क्रिया वर्तमान काल, भविष्य या अपूर्ण भूत की हो, यदि क्रिया वर्तमान, भविष्य या अपूर्ण भूत की है तो कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखिए पहले नियम में ये पढ़ा था कि यदि क्रिया सकर्मक है और वो भूतकाल में है, भूतकाल के हालांकि 6 भेद होते हैं, 6 में से एक अपूर्ण भूतकाल भी भेद है, वो इनमें अपवाद रहेगा कि यदि क्रिया, पहला नियम ये था यदि क्रिया सकर्मक और वो भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके है तो कर्ता के साथ ने परसर्ग रहेगा। और दूसरा नियम है यदि क्रिया वर्तमान काल, भविष्य या अपूर्ण भूत के भले वो सकर्मक क्रिया है तो उनके साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें भी कार्य तो करता ही रहेगा, लेकिन उनके साथ में उनकी जो विशिष्ट पहचान है, विशिष्ट पहचान यही है कि उनके साथ आने वाली विभक्ति वो ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर देखिए आप, दुकानदार अखबार पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है। दूसरा उदाहरण आप देखिए, सुरेश दूध बेच रहा है। अब ये 2 उदाहरण देखिए, यहाँ ये दोनों ही वाक्य आपके सकर्मक क्रिया के हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं रहेगा क्योंकि ये दोनों ही क्रिया है वो आपके वर्तमान काल की है। नियम भी यही कहता है कि यदि क्रिया वर्तमान काल, भविष्य काल या अपूर्ण भूतकाल की है तो कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं रहेगा, लेकिन वो आपके कर्ता कारक में ही रहेगा। देख जैसे दुकानदार अखबार पढ़ रहा है तो यहाँ दुकानदार पढ़ने का कार्य कर रहा है, इस कारण से यहाँ ये कर्ता है, अखबार ये कर्म है और पढ़ रहा है ये क्रिया है। और क्रिया पढ़ रहा है ये वर्तमान काल की है और वर्तमान काल की जहाँ क्रिया होती है तो वहाँ कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद भी वहाँ कर्ता कारक का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, सुरेश दूध बेच रहा है, तो यहाँ सुरेश करता है, बेचने का कार्य क्या किया जा रहा है, दूध, यहाँ दूध कर्म के रूप में है, बेच रहा है यहाँ क्रिया है, तो यहाँ बेच रहा है ये आपके वर्तमान काल की क्रिया है। तो वर्तमान काल की क्रिया के साथ भी कर्ता के लिए ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। एक और आप 2 उदाहरण और देखिए, ये दोनों उदाहरण इनको गौर से देखिए। पहला उदाहरण लिखा हुआ है कि सीता गीता पढ़ रही थी, गीता ग्रंथ के रूप में यहाँ लिखा गया है, और मनीषा रामायण पढ़ेगी। तो यहाँ इन दोनों में आप देखिए वाक्य दोनों ही सकर्मक क्रिया के उदाहरण है, लेकिन काल में अंतर रहेगा। ये पहले दोनों ही वर्तमान काल के उदाहरण दिए गए हैं
और यहाँ जो दिया गया है सीता गीता पढ़ रही थी, यहाँ ये इस वाक्य को आप इस नियम पर देखिए, अपूर्ण भूतकाल की क्रिया। अपूर्ण भूतकाल की क्रिया का मतलब होता है कि वे क्रियाएं जो बीते हुए समय में जारी थी, जिस समय ये वाक्य लिखा गया उस समय भी ये क्रिया पूर्ण रूप में नहीं थी बल्कि जारी थी, तो वो होते हैं अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं, जो पूर्ण नहीं बल्कि उस समय भूतकाल में जारी थी। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में लिखा गया है कि सीता गीता पढ़ रही थी, जिस समय सीता को देखा गया था उस समय भी वो गीता पढ़ रही थी, उन्होंने गीता को पूर्ण नहीं किया था। तो इसका मतलब ये है कि ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो अपूर्ण भूतकाल में भी कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ ये उदाहरण एग्जाम में पूछा जाता है कि सीता गीता पढ़ रही थी, इस वाक्य में कौन सा कार्य रहेगा, तो यहाँ भले ही कर्ता के साथ ने प्रसर्ग नहीं है, क्योंकि ने प्रसर्ग तो आएगा ही नहीं है। नियम यही कहता है कि यदि क्रिया अपूर्ण भूतकाल की है तो उनके साथ ने प्रसर्ग नहीं आएगा और वहाँ कारक कर्ता कारक रहेगा, तो यहाँ पर भी कर्ता कारक होगा। और अगला उदाहरण पढ़ते हैं कि मनीषा रामायण पढ़ेगी। तो यहाँ ये बाकी पहले दो उदाहरण है, ये वर्तमान काल के, उसके बाद अपूर्ण भूतकाल का है, और यहाँ जो पढ़ेगी ये क्रियापद है, ये भविष्य काल का है। और भविष्य काल की जो क्रिया होती है उनके साथ भी कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे मनीषा रामायण पढ़ेगी, अभी पढ़ी नहीं है बल्कि आने वाले समय में पढ़ेगी, और जब क्रिया है वो आपके या क्रियापद का रूप है वो भविष्य काल में आता है, तो उस स्थिति में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। तो यह कर्ता के साथ ने प्रसर्ग के दो नियम पढ़े हैं। पहला नियम ये था कि यदि क्रिया सकर्मक और भूतकाल में है तो कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। भूतकाल के 5 जो उपभेद है उनमें अपूर्ण भूतकाल को छोड़ देना है, क्योंकि अपूर्ण भूतकाल सेकंड नियम में रहेगा, क्योंकि उनके साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। अब दूसरा नियम कहता है कि यदि क्रिया भले ही सकर्मक है, अगर वो क्रिया वर्तमान भविष्य या अपूर्ण भूतकाल की है तो कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलो ये 2 नियम हो गए। अब उसके बाद में पढ़ते हैं नियम संख्या 3। देखिए कर्ता कारक का नियम 3, यदि क्रिया आकर्मक हो तो कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि क्रिया अकर्मक हो और तो कर्ता के साथ है ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, भले ही वो क्रिया भूतकाल की क्यों न हो या भले ही वर्तमान काल की या भविष्य काल की। भविष्य काल को तो वैसे क्रिया के साथ में होने पर कर्ता के साथ ने प्रसर्ग नहीं आएगा, लेकिन यदि क्रिया आकर्मक और वो भी क्रिया भूतकाल में है तो भी कर्ता के साथ है वो ने प्रसर्ग की स्थितियाँ नहीं बनेगी। ये इस साल 10th बोर्ड में जो पूछा गया था वाक्य कर्ता कारक का ही पूछा गया था, और वो इसी नियम का था। क्रिया आकर्मक थी और जहाँ आकर्मक क्रिया होती है तो उस स्थिति में कर्ता के साथ में ने प्रसर्ग नहीं आएगा। जैसे कि पूछा ये गया था कि राधा लिख रही है। तो देखिए राधा लिख रही है, इस वाक्य को आप ध्यान से पढ़िए तो लिखने का कार्य वो किसके द्वारा किया जा रहा है, राधा के द्वारा किया जा रहा है, और यहाँ राधा करता है और लिख रही है, ये अपने आप में क्रियापद है। तो यहाँ कोई कर्म नहीं दिया गया, ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया। मतलब कहने का आशय है जहाँ कर्म नहीं होता है वो क्रिया अपने आप में आक्रामक मानी जाएगी। और आक्रामक क्रिया के जितने भी उदाहरण होते हैं तो उस उदाहरणों में भी कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कर्ता कारक के जो मुख्यतः 3 नियम हो गए। पहला नियम पढ़ा था कि यदि क्रिया सकर्मक और भूतकाल में है तो कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा नियम पढ़ा था कि यदि क्रिया वर्तमान भविष्य या अपूर्ण भूतकाल की है क्रियापद तो उनके साथ भी कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब तीसरा नियम पढ़ा था कि यदि क्रिया आकर्मक है तो कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसका जो चौथा नियम है उस नियम को आप ध्यान से पढ़िए। नियम चौथा, इस चौथे नियम को जानने से पहले एक शब्द मैं यहाँ लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करें।
ये शब्द लिख रहा हूं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्रियापद का एक प्रकार होता है, रचना प्रयोग के आधार पर इसका प्रयोग भेद बताया गया है। प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रियापद होते हैं जहां कर्ता स्वयं तो कार्य करता नहीं है बल्कि किसी दूसरे को प्रेरणा से उस क्रिया को संपादित करने के लिए कहता है, तो उस स्थिति के अंदर होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जहां स्वयं न करके किसी और से करवाना, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। और चौथे नियम है, यही सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि यदि प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है तो उस स्थिति में कर्ता के साथ प्राय ने परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, अगर क्रिया प्रेरणार्थक का है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, तब उस स्थिति में कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। और प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रिया है जहां कर्ता कार्य स्वयं तो करता नहीं है बल्कि किसी और से करवाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में आप देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया में ये नियम लिखिए, यदि क्रिया प्रेरणात्मक रूप में है तो कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग प्राय किया जाएगा। वापस इस नियम को देखिए कि यदि क्रिया प्रेरणार्थक रूप में है तब उस स्थिति में भी कर्ता के साथ है ने परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, इनके उदाहरण में देखिए आप, मालिक ने नौकर से कपड़े धुलवाए। अब इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए, मालिक ने नौकर से कपड़े धुलवाए। यहां कपड़े धोने का कार्य कौन कर रहा है? मालिक तो कर नहीं रहा है बल्कि कौन कर रहा है? नौकर कर रहा है। किसकी प्रेरणा से कर रहा है? मालिक की प्रेरणा से। तो जहां आपके कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी और से क्रिया को संपादित करवाता है, वो हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और प्रेरणार्थक क्रिया के जितने भी उदाहरण आएंगे एग्जाम में, उस स्थिति में कर्ता के साथ ने परसर्ग रहेगा, वो अपने आप में कर्ता कार्य का उदाहरण बन जाएगा। जैसे यहाँ मालिक ने नौकर से कपड़े धुलवाए, या आपके 10th बोर्ड में क्रिया का भेद भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस प्रकार का उदाहरण पूछ करके इसमें क्रिया पद पूछा जा सकता है कि क्रिया कौन से प्रकार है। तो यहाँ पर आपके प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया का जो क्रिया पद है वो वाया, वाय या वाई होगा, क्योंकि वाया, वाय या वाई जैसे ही रूप बनेगा तो वो अपने आप में प्रेरणार्थक क्रिया का रूप होगा, क्योंकि वहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा बल्कि किसी और को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो मालिक ने नौकर से कपड़े धुलवाए, या दुकानदार ने अपने सेवक से सामान मंगवाया। ये भी उदाहरण आप लिख सकते हो कि दुकानदार ने सेवक से सामान मंगवाया। तो मंगवाया भी क्रियापद का रूप है दुकानदार के साथ में, या वो करता है, कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। तो ये 4 इनके विशेष नियम होते हैं। पहला नियम वापस ध्यान से सुन लीजिए, यदि क्रिया सकर्मक और भूतकाल में है तो कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा नियम हमने ये पढ़ा था कि यदि क्रिया वर्तमान काल, भविष्य काल या अपूर्ण भूतकाल की है तो उस स्थिति में कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके बाद में तीसरा नियम पढ़ा था कि यदि क्रिया या कर्मक है, मतलब सकर्मक का रूप नहीं है, तब उस स्थिति के अंदर है कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। और चौथा नियम ये पढ़ा था कि यदि क्रिया प्रेरणार्थक है, अर्थात कहने का आशय कि जहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि किसी और से क्रिया को करवाता है, तब उस स्थिति में भी कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि प्रेरणार्थक क्रिया के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होता है। तो ये कर्ता कार्य के मुख्यतः 4 नियम ही होते हैं। इन 4 नियमों का अच्छी तरह से अध्ययन करें। अब उसके बाद में हम सेकंड कारक पर जाते हैं। दूसरा कारक कर्म कारक।
अब यहाँ ध्यान से सुनिए, कारक के 8 भेद होते हैं। पहले हमने अब यहाँ कर्ता कारक का अध्ययन कर लिया है, कर्ता कारक की पहचान के बारे में भी जान लिया है कि ने परसर कौन सी स्थिति में रहता है और कौन सी स्थिति में ने परसर का प्रयोग नहीं होता है। अब सेकंड कारक है वो कर्म कारक। सामान्य सी परिभाषा है कि क्रिया का प्रभाव जिस कारक पर पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक। अर्थात कहने का आशय है कि जो कर्ता जिस कार्य को किया जाता है या जिस कार्य के करने से जिस पर एक प्रभाव पड़ता है या कोई नया पद का निर्माण होता है, वो नया पद ही अपने आप में हिंदी में कर्म कारक होता है। अर्थात कहने का आशय है कि जिस कारक पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। परिभाषा में आप लिख लीजिए, सेकंड लिखो कर्म कारक। परिभाषा में लिखे क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जिस कारक पर क्रिया का प्रभाव जिस कारक पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का प्रभाव जिस कारक पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। 9th में आपने क्रिया पद में या क्रिया पढ़ते समय कर्म को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, और नहीं समझा है तो अब यहाँ अपन कर्म का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए इनके पहचान के बारे में जानिए। पहचान करनी है कि भाई कर्म पद होता कौन सा है, तो पहचान करने के लिए विभक्ति जो चिह्न है या परसर्ग है उनका ध्यान रखना पड़ेगा। कर्म के साथ जैसे कर्ता के साथ में परसर्ग आता है तो उसी प्रकार से कर्म के साथ में जो परसर्ग है वो आपके को होता है, को परसर्ग। जिस तरीके से कर्ता की पहचान ने परसर्ग होती है उसी प्रकार से कर्म की जो पहचान है वो को परसर्ग होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे जिसमें कर्म के साथ को परसर्ग नहीं होगा, और कुछ ऐसे उदाहरण भी होंगे जिनके साथ में को परसर्ग दिया गया होगा, और बहुत सारे वाक्य ऐसे भी होंगे जिनके साथ में दो कर्म होंगे। तो को परसर्ग का प्रयोग कौन से कर्म के साथ में किया जाएगा, क्योंकि हिंदी में जब आपने क्रियापद पढ़ोगे तो क्रिया में एक सकर्मक क्रिया और सकर्मक में एक भेद होगा, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का अर्थ ही होता है कि वह क्रियापद जिसके साथ में 2 कर्म दिए गए हो। तो जहाँ 2 कर्म होते उस स्थिति में भला को परसर्ग कौन से कारक के साथ में किया जाएगा। तो सबसे पहले इनके नियम पढ़ते हैं कि कौन सी स्थिति में को परसर्ग रहेगा और कौन सी स्थिति में को परसर्ग उनके साथ में नहीं रहेगा। नियम देखिए, पहला सजीव कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। देखिए पहला नियम क्या है कि यदि कर्म वो सजीव है तो सजीव कर्म के साथ में को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां उदाहरण में देखिए, जैसे रमेश ने हरिणों को देखा, ये वाक्य है। अब यहां आपको पूछा जाए कि इसके अंदर कारक कौन सा है। रमेश ने हरिणों को देखा, तो यहां जो कर्म है किसको देखा, देखने का प्रभाव सीधा हरिण पर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ये हरिण कर्म है। और नियम ये कहता है कि यदि कर्म सजीव है तो उनके साथ में को परसर्ग रहेगा, अगर निर्जीव है तो प्राय उनके साथ में को परसर्ग नहीं रहता है। तो यहाँ हरिण क्या है, सजीव। और ध्यान रखना कि हिरण शुद्ध शब्द नहीं होता है, हरिण होता है। तो यहाँ लिखा हुआ यही है कि रमेश ने हरिणों को देखा, तो यहाँ हरिण है, ये आपके कर्म है और कर्म भी कौन सा है, सजीव है। तो सजीव कर्म के साथ में को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाए कि रमेश ने हरिणों को देखा, कौन सा कारक होगा, तो यहाँ कर्म कारक होगा। यहाँ एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा।
तो इस स्थिति में भी देखना कि मारने का प्रभाव किस पर आ रहा है, मारने से कौन सा मतलब आपके नया या नवाचार दिखता है, तो ये रावण का है वो अंत हो जाता है। तो यहाँ रावण पर प्रभाव पड़ेगा मारने का, तो इसका मतलब ये हुआ कि रावण है वो आपके कर्म के रूप में है और रावण है वो आपके सजीव कर्म है। तो इस स्थिति में इनके साथ में को परसर का प्रयोग किया जाएगा। तो पहला नियम ये है कि यदि कर्म सजीव है तो उनके साथ में को परसरक का प्रयोग किया जाता है। और इसका दूसरा नियम ये है कि यदि कर्म निर्जीव है तो उनके साथ प्राय को परसरक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इनका विपरीत नियम है। पहले का विपरीत नियम रहेगा कि यदि कर्म निर्जीव है तो उनके साथ में को परसरक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये गत साल पूछा गया था बोर्ड में एग्जाम के अंदर। राधा ने मिठाई खाई, एक उदाहरण दिया गया था। राधा ने मिठाई खाई। यहां दो नियम अब आपके काम करेंगे। देखिए, पहला कर्ता कारक का वापस नियम देखते हैं। कर्ता कारक ने क्या किया, उसमें नियम क्या था कि यदि वाक्य सकर्मक क्रिया का हो और वो भूतकाल का हो तो कर्ता के सामने परसर्ग रहेगा। नियम देखिए, पहले नियम के आधार पर देखते हैं तो यहाँ कर्ता कारक भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके सकर्मक क्रिया का उदाहरण है और क्रिया अपने आप में भूतकाल में है, तो अब उस स्थिति में कर्ता के साथ नियम परसर्ग रह रहा है। अब दूसरा आप देखिए नियम, दूसरा नियम क्या कहता है, मतलब यहाँ इस कर्म कारक का नियम ये कहता है कि यदि कर्म निर्जीव है तो उनके साथ में को परसरक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ दोनों ही नियम काम कर रहे हैं। कर्ता कारक का भी नियम काम कर रहा है और कर्म कारक का भी नियम काम कर रहा है। कर्ता कारक का नियम इस कारण से काम कर रहा है कि क्रिया सकर्मक है और सकर्मक में अगर क्रिया आपके भूतकाल की है तो कर्ता के साथ ने परसर्ग आएगा। तो यहाँ क्रिया खाई भूतकाल में है, मिठाई यहाँ कर्म है, कर्ता के साथ ने परसर्ग, लेकिन यहाँ कर्ता कारक नहीं रहेगा। वो ध्यान से सुनिए, कर्म कारक का नियम किस तरीके से काम कर रहा है। कर्म कारक नियम ये कहता है कि यदि कर्म निर्जीव है तो उनके साथ को परसर्ग नहीं होगा। मिठाई निर्जीव है, इस कारण से यहाँ को परसर्ग नहीं होगा। तो यहाँ कर्म कारक भी आप कह सकते हो, आप कर्ता कारक भी कह सकते हो, लेकिन इसमें अंतर ये है जब दोनों ही नियम काम करते हैं तब आप उसमें देखना कि अगर क्रिया के होने से कोई पद बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर वो पद बढ़ रहा है या घट रहा है तो उस स्थिति के अंदर कर्म कारक ही प्रभावी होगा, न कि कर्ता कारक। अब यहाँ देखिए, राधा ने मिठाई खाई, खाने से जो मिठाई है उस मिठाई में कहने का से वो मिठाई कमी होगी। जब क्रिया के होने से जब दोनों नियम माना कि काम करते हैं, कर्ता कारक और कर्म कारक अधिकांश स्थितियों में दोनों काम करेंगे, तब देखना ये है कि अगर क्रिया के होने से किसी पद पर कोई प्रभाव पड़ जाता है तब उस स्थिति में कर्ता कारक गौण हो जाएगा और कर्म कारक है अपने आप में प्रभावी रहेगा। तो इस स्थिति के अंदर ये एग्जाम में पूछा गया था गत साल, राधा ने मिठाई खाई, या कौन सा कारक होगा, तो यहाँ कर्म कारक रहेगा। क्यों? भले ही इसमें कर्ता कारक के साथ में ने परसर्ग दिया गया हो, भले ही उनके नियम या शर्तें लागू हो, लेकिन जब आपके क्रियापद के होने से कोई नया पद पर प्रभाव पड़ता है या बढ़ता है या घटता है तब उस स्थिति के अंदर कर्म कारक प्रभावी रहेगा। तो इस स्थिति के अंदर यहाँ कर्म कारक माना जाएगा। तो पहली स्थिति थी कर्म के साथ में जब कर्म सजीव हो तो को परसर्ग रहेगा, कर्म निर्जीव हो तो को परसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। अब नियम देखते हैं तीसरा। नियम तीसरा, कर्म कारक का। यदि वाक्य में देखिए वापस, यदि वाक्य में दो कर्म दिए गए हो तो एक प्रधान कर्म एवं दूसरा गौण कर्म होता है। देखिए, नियम ये कहता है कि यदि वाक्य में दो कर्म दिए गए हो, मतलब सकर्मक क्रिया का एक द्विकर्मक भेद होता है, उस स्थिति की बात कर रहे हैं हम कि यदि वाक्य में दो कर्म दिए गए हैं तब एक होगा प्रधान कर्म और दूसरा होता है गौण कर्म। तो अब को परसर्ग भला कौन सी कर्म के साथ में रहेगा, तो ध्यान से देखिए,
कि हिंदी के वाक्य में जब दो कर्म एक साथ दिए जाते हैं तो एक प्रधान रहेगा, दूसरा गौण रहेगा, तब उस स्थिति के अंदर जो कोपरसर्ग है वो प्रधान कर्म के साथ न हो करके गौण कर्म के साथ में प्रयोग होगा। अब इनको समझने के लिए कि प्रधान कर्म कौन सा होता है, गौण कर्म कौन सा होता है, तो सामान्यतः हिंदी में जो निर्जीव कर्म होता है उसे प्रधान माना जाएगा और जो सजीव कर्म होता है उसे गौण कर्म माना जाता है। तो सजीव कर्म के साथ में कोपरसर्ग, क्योंकि वो गौण कर्म है, और जो निर्जीव कर्म होता है उनके साथ में कोपरसर्ग नहीं रहेगा। जैसे यहाँ उदाहरण में आप देखिए, पिताजी ने पुत्र को रुपए दिए। वाक्य को आप ध्यान से पढ़िए। पिताजी ने पुत्र को रुपए दिए। पिताजी यहाँ क्या है, देने का काम कर रहे हैं, रुपए देने का कार्य कर रहे हैं। इस कारण से यहाँ पिताजी करता है। दिए, देना, यहाँ ये क्रियापद है। अब यहां आप देखिए क्रियापद के साथ में दो शब्द आपका प्रयोग करना पड़ेगा, एक क्या और दूसरा होता है किसको। क्रियापद के आगे क्या और किसको आप लगाओ, और क्या और किसको लगाने से अगर उस वाक्य में दो अलग अलग उत्तर मिल जाते हैं तब इसका मतलब है कि उस वाक्य के अंदर दो कर्म हैं, और दोनों को लगाने से अगर अलग अलग उत्तर मिल जाता है तो उस वाक्य के अंदर दो कर्म होंगे। जैसे पिताजी ने पुत्र को रुपए दिए, वाक्य आप पिताजी ने पुत्र को क्या दिए, तो अपना सीधा उत्तर आता है क्या के रूप में आता है, रुपए, क्योंकि क्या का प्रयोग हमेशा निर्जीव कर्म को पहचानने के लिए किया जाता है। पिताजी ने पुत्र को रुपए दिए, दिए मुख्य क्रिया है, क्रिया के आगे आप क्या लगाओ, पिताजी ने पुत्र को क्या दिए, सीधा आंसर आएगा रुपए दिए। तो इसका मतलब यह है कि रुपए एक तो कर्म हो गया, और वो कर्म कौन से है, निर्जीव है। निर्जीव कर्म क्यों, क्योंकि क्या से हमेशा निर्जीव का उत्तर मिलेगा, और जो निर्जीव कर्म के रूप में मिल जाता है इसका मतलब हुआ है कि हमारे वाक्य में प्रधान कर्म हो गया, क्योंकि निर्जीव कर्म हमेशा प्रधान होगा और सजीव होगा वो गौण होगा या अप्रधान होगा। तो रुपए यहाँ एक कर्म हो गया। अब उसके बाद में पिताजी ने पुत्र को रुपए दिए, ये तो क्या से मिला, अब किसको लगाओ, पिताजी ने रुपए किसको दिए, तो यहाँ उत्तर मिलेगा किसको दिए, पुत्र को दिए। तो ये भी हमारा कर्म है। पहला कर्म ये रुपए जिसे हम प्रधान कर्म कहते हैं, दूसरा हमारा यहाँ कर्म मिल रहा है पुत्र के रूप में जो सजीव कर्म है जिसे हम अप्रधान या गौण कर्म कहते हैं। तो यदि वाक्य में दो कर्म दिए गए हैं तो एक प्रधान होगा, दूसरा गौण कर्म होता है, और गौण कर्म के साथ ही हमेशा कोपरसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ लिख लीजिए आप नियम में आगे, गौण कर्म के साथ ही गौण कर्म के साथ ही गौण कर्म के साथ ही कोपरसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो अब वापस इनके नियमों के बारे में जानते हैं। तो कर्म कारक का पहला नियम था कि जब वाक्य में सजीव कर्म होगा उनके साथ में कोपरसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा नियम क्या था कि यदि वाक्य में निर्जीव कर्म है तो प्राय वहाँ निर्जीव कर्म के साथ में कोपरसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी के आधार पर गत साल 10th बोर्ड में एग्जाम में पूछा भी गया था कि राधा ने मिठाई खाई, वहाँ कर्ता कार्य का नियम भी काम कर रहा था, कर्म कारक का भी नियम काम कर रहा था। जब दोनों में कोई प्रभावी कोई पद बढ़ जाता है या घट जाता है तो उस स्थिति में कर्म कारक प्रधान रहेगा, तो उस स्थिति में वो कर्म कारक ही होगा। अब तीसरा नियम ये पढ़ा था कि यदि वाक्य में दो कर्म दिए जाते हैं तो एक प्रधान कर्म होगा और दूसरा होगा गौण कर्म। कोपरसर्ग हमेशा गौण कर्म के साथ में होगा, अर्थात कहने का आशय सजीव कर्म के साथ में रहेगा। जैसे पढ़ा था कि पिताजी ने पुत्र को 50 रुपए दिए, तो यहाँ दो कर्म थे, एक तो 50 रुपए या रुपए ले सकते हो और दूसरा था पुत्र। तो यहाँ रुपए प्रधान कर्म है जो, और दूसरा गौण कर्म दिया गया था पुत्र, जिनके साथ में कोपरसर्ग रहेगा। अब उसके बाद में नियम संख्या 4 की अपन बात करते हैं।
नियम 4, समय को दर्शाने के लिए कोप्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। वापस ध्यान से सुनिए। चौथा नियम क्या कहता है कि समय को दर्शाने के लिए कोप्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां उदाहरण में आप देख लीजिए, माना उदाहरण में देखिए, विद्यार्थी रविवार को कोटा जाएंगे। ये उदाहरण है। विद्यार्थी रविवार को कोटा जाएंगे, तो इस स्थिति के अंदर भी आपके कर्म कारक रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नियम यह है कि अगर समय को दर्शाना है तब उस स्थिति में भी कोप्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ विद्यार्थी रविवार को कोटा जाएंगे। यहाँ एक और उदाहरण आप लिख लीजिए, मोहन रात्रि को घर चला जाएगा। तब यहाँ इस स्थिति में भी ये आपके कर्म कारक रहेगा। पहला नियम सजीव कर्म के साथ में कोप्रसर्ग रहेगा। दूसरा नियम पढ़ा था कि निर्जीव कर्म के साथ में प्राय कोप्रसर्ग नहीं रहेगा। तीसरे नियम में पढ़ा था कि जहाँ दो कर्म होगा, एक तो प्रधान रहेगा, दूसरा गौण रहेगा, तब प्रधान कर्म के साथ कोप्रसर्ग न होकर के गौण कर्म के साथ में प्रसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। और चौथा नियम है कि समय को दर्शाने के लिए भी कोप्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण जो कारक पढ़ेंगे एग्जाम में, सबसे मतलब एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कारक वो है आपके करण कारक।